नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दतिया में जन उत्तम। निश्चित तौर पर वहां पर जनता ही सामने आई और उसने जो भी उत्तम मतदान हो सकता था उसके माध्यम से उसने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया और कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह वहां से विजेता घोषित हुए। महत्वपूर्ण बात यही है कि अब जीतने वाला ये विचार कर रहा है कि हम और कैसे बेहतर तरीके से जीत सकते थे, लेकिन जीत है चाहे वो एक ही वोट से क्यों ना हो, और हार ही है चाहे वो एक ही वोट से क्यों ना हो। तो बीजेपी के लिए ये बेहद चुभने वाली हार है, क्योंकि जो 3 बाय इलेक्शंस हुए उसमें सबसे नज़दीकी मुकाबला यही हुआ। इसका मतलब है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत बड़ी होती चली गई उन्होंने बीजेपी को पीछे धकेल दिया। सबसे पहली बात, प्रबंधन। वो पार्टी जिसने मध्य प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस की नाक में दम कर दिया, और नाक में दम करने वाला जो नेता रहा उसका नाम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। ज्वाइनिंग टोली के नाम पर बड़े बड़े दिग्गज तोड़ लिए गए और ये सिलसिला आज से नहीं चला। इसकी पृष्ठभूमि 2010 से शुरू हो गई, जब मध्य प्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और ठीक उसी समय चौधरी राकेश सिंह उन्होंने अचानक पाला बदला और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, नरोत्तम मिश्रा का चेहरा चमकता रहा, वो सामने आते रहे, लेकिन ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे से हम जहाँ से। नरोत्तम मिश्रा जी आज यही सोच रहे होंगे कि कहाँ खड़ा हूँ आज मैं। जिस दतिया में मैं आया था पहली बार, और बड़ा टफ था क्योंकि दतिया बहुत टफ सीट है जातीय समीकरणों के लिहाज से, जिस तरह का वहाँ रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इस चुनाव का पूरा प्रबंधन नरोत्तम जी को ही सौंप दिया जाता पूरे तरीके से, वो रहे, आगे बढ़ते रहे और उन्हें एक जिम्मेदार साथी उनकी पसंद का दे दिया जाता। ये प्रहलाद पटेल हो सकते थे, राकेश सिंह हो सकते थे, भूपेंद्र सिंह हो सकते थे, कैलाश विजयवर्गीय हो सकते थे, क्योंकि नरोत्तम जी की मनोदशा ऐसी थी कि वो पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे शायद नहीं रहते। ये हो जाती चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, कांग्रेस ने बहुत चतुराई से कैंडिडेट चुना। एक शांत, कूल, चुपचाप रहने वाला व्यक्ति, हाई प्रोफाइल कैंडिडेट की तरफ नहीं गई कांग्रेस। सब कह रहे थे कि नहीं साहब, अवधेश नायक बेहतर होंगे, लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं। बड़े आराम से चुना उसने, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई जल्दी। मीडिया भी सोच रहा था कि अरे क्या हो गया। बीजेपी ने जिन्हें चुना उनमें कोई खामी नहीं थी, सिवाय इसके कि संघनिष्ठ सोच की वजह से घुलने मिलने की थोड़ी चुनौती थी। क्योंकि संघ से जब आप आते हैं, संभागीय संगठन महामंत्री जैसे पद पर होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बार बार यही सिखाया जाता है कि अपने को गार्डेड करके चलिए। बहुत ज़्यादा मुस्कुराना नहीं है, हंसना नहीं है। याद करिए, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, आप हर जगह घुल मिल नहीं जाएंगे। याद करिए, आपने संघ से आने वाले किसी पदाधिकारी को, जो भले ही बाद में बीजेपी में सक्रिय हो गया, कंधे पर धौल मारकर ऐसे पूछेगा, और शरद जी क्या हाल है, आप कभी नहीं पाएंगे। और शरद जी, भाई साहब जी कैसे हैं, सब कुशल मंगल, परिवार अच्छा है, चलिए। इससे अधिक वो नहीं बोलेगा। तो आपने चुना किसको? एक ऐसे व्यक्ति को जो पहला चुनाव लड़ रहा है और संघ की दृष्टि और सोच से आया। समय बहुत कम था। जब तक आशुतोष जी समझते दतिया को, तब तक दतिया बहुत आगे निकल चुका था, दूर छूट गया था। कई सारी बातें। पहले हमारा ये पैकेज देखिए, पैकेज के बाद फिर हम डिबेट की तरफ चलेंगे। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में फटाके फूट रहे हैं और मुंह मीठे कराए जा रहे हैं। खबर दतिया से आई है, जहां कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद पूरे देश में चर्चा में आई इस सीट पर बीजेपी का प्रयोग असफल हुआ और बीजेपी को सफलता नहीं मिली। इस पूरे चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से कई गणित रचे गए, खूब दांव पेच आजमाए गए, लेकिन आखिर में दतिया का जन ही उत्तम साबित हुआ और कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह
6016 वोटों से चुनाव जीत गए। कांग्रेस ने इस जीत को बीजेपी के घमंड की हार बताया। जीत के लिए मैं बहुत खुश हूँ। जनता ने जो आदेश दिया है सर माथे है, और उसकी जनता के विश्वास पे खरा उतरना इतना आसान नहीं है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ और भाजपा जैसी शातिर पार्टी सत्ता में है प्रदेश में। लेकिन पूरा प्रयास करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरा संघर्ष करूंगा जनता के। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। दतिया माँ पीतम्बरा माई की इस धरती ने मध्य प्रदेश के आने वाली राजनीति के बदलाव के संकेत दे दिए। इस पूरे चुनाव के केंद्र में कहीं न कहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ही रहे। इस चुनाव में ऐसे या वैसे नरोत्तम के आंसुओं ने खूब कमाल दिखाया। इन नतीजों के बाद अब उनके भविष्य को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या इस हार के लिए उनको दोषी ठहराया जाएगा या फिर पार्टी 2028 में उन्हें दोबारा मौका देगी? हालांकि सरकार में रहते हुए उपचुनाव में हार जाना बीजेपी को मंथन पर जरूर मजबूर करेगा। आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, मैं केवल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। केवल अगर व्यक्ति के नाते बात करूंगा तो आशुतोष क्या है, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आशुतोष हैं तो बहुत कुछ है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बलि का बकरा बनाने की हैसियत किसी की नहीं है। मुगालते से बाहर आना चाहिए लोगों को। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। इस नतीजे का असर 2028 में दिखना भी तय है। बीजेपी शायद अब इस तरह के प्रयोगों से बचते हुए अपने पुराने और कद्दावर नेताओं पर भरोसा जता सकती है। वहीं कांग्रेस को ये जीत संजीवनी देगी और 2028 में वो पूरे उत्साह से मैदान में उतरेगी। वहीं दतिया के नतीजे दोनों पार्टियों के अंदर की सियासत पर भी खासा असर डालेंगे। जीतू पटवारी का कद जहां पार्टी में बढ़ेगा तो वहीं बीजेपी में भी समीकरण बदल सकते हैं। तो आपने देखा निश्चित तौर पर जीत और हार और उसके बाद उसका विश्लेषण और उसके इम्पैक्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी प्रतिक्रिया हमारे पास है। इससे पहले कि हम डिबेट की तरफ, मेहमानों के परिचय की तरफ चलें, सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीटें आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने देखा मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। हमारे सवाल देख लीजिए। दतिया का नतीजा मध्य प्रदेश की सियासत में क्या बड़ा बदलाव लाएगा? ये नतीजा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा। बीजेपी अब पुराने और कद्दावर नेताओं पर क्या भरोसा और अधिक करेगी, पहले से मजबूत करेगी? क्योंकि नरोत्तम जी का टिकट कटने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा था कि उनकी पीढ़ी के या उनके समकालीन नेताओं, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, इन तमाम नेताओं का आगे क्या, मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका क्या होगी? हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत है संदीप जी। मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत है। उमेश त्रिपाठी जी हैं सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, और हितेश वाजपेयी जी हैं, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ फ़ोन पर हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ जी। संदीप जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, योगेश पंडागरे जी भी हैं, मेरे ख्याल से उनकी व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। प्रणाम कर रहा हूँ आपको सर। हो गई, नमस्कार। मेरे पास ये सूचना थी पहले कि कुछ संपर्क में समस्या है। पहले मैं सोच रहा था दतिया में ही समस्या है, लेकिन फिर पता चला कि आपसे कनेक्शन में भी कुछ समस्या आ रही है।
नहीं, आप निश्चिंत रहिए, समस्या कहीं नहीं आएगी। ये आपका आत्मविश्वास जबरदस्त है सर। राजकुमार की याद आ गई मुझे। सुनो शरद जी, समस्या कहीं नहीं है, न योगेश पंडागरे के पास है और न दतिया में है। ठीक है सर जी जी। अभिनय क्या होता है, हम एंकर बड़े नौटंकी होते हैं पंडागरे साहब, तो क्षमा जी, कीजिएगा आपको देख के लग अगर रहा है। जी हाँ आप मुस्कुराए कम तो मुझे चिंता हुई। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको लगा हो कि भैया किसके साथ बैठ गया मैं। मनोज सैनी जी का परिचय हो गया, त्रिपाठी जी का हो गया, संदीप पौराणिक जी का हो गया, हितेश वाजपेयी जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे सूचना थी कि पंडागरे जी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उनसे भी हो गया। भैया लोगों को बता दिया करो ज़रा, नहीं तो हम सोच रहे थे कि हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। चलिए कौनो नहीं। पौराणिक जी आपसे पहला सवाल, कैसे देखते हैं इस पूरे दतिया के एपिसोड को आप? एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, दामोदर यादव 20,000 से ज़्यादा वोट, और बीजेपी की नज़र दामोदर यादव पर नहीं कि ये क्या कर देंगे, जबकि हमारे मनोज भाई चीख चीख के कह रहे थे कि शरद जी तीसरा पहलू है दतिया में, उसको जरा देखिए समझिए। जी शरद जी, बात बिल्कुल सही है कि दामोदर यादव की तरफ वो ध्यान बीजेपी का नहीं था। मैं कहूँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नहीं था। उन्हें ये लग रहा था कि 10,000 से कम वोट में सिमट जाएंगे। लेकिन जो जर्नलिस्ट वहाँ गया है दतिया में, उसका आकलन था कि जो जीत का अंतर होगा वो उससे बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे दामोदर यादव को, और वो तस्वीर सामने आई। तो ये कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक है, और जो हारा उसकी चूक बड़ी मानी जाएगी, और जो जीता वो सिकंदर। तो मुझे लगता है कांग्रेस उसमें जीती। एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद रहा वो विक्टिम कार्ड रहा कांग्रेस का। क्योंकि 5 साल के लिए जनता ने, मैं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस उसका जवाब अपने तरह से देगी, लेकिन जो जर्नलिस्ट गए हैं या हम लोग गए हैं, उन्होंने ये पाया है कि वहाँ की जनता ये बात कह रही थी कि हम 5 साल के लिए हमने चुना राजेंद्र भारती को, आखिर उसको 2.5 साल में हटा दिया गया। वो कारण कुछ रहे हों, चर्चा यही थी कि उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों की मंशा ऐसी थी, तमाम ऐसे आरोप लगे, फिर कोर्ट का फैसला आया। तो एक विक्टिम कार्ड था जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने शरद जी ये चुनाव भी बहुत बेहतर तरीके से लड़ा, पूरी रणनीति थी उनकी। आप ये देखिए, जीतू पटवारी वहाँ डेरा डाले रहे, उमंग सिंगार रहे, दिग्विजय सिंह रहे, जयवर्धन रहे, कमलेश्वर पटेल रहे, तमाम जितने राज्य के प्रमुख नेता हैं, और वो नेता जो इस समाजों से आते हैं। अगर आपने यादव देखा तो सचिन यादव को लगा दिया, आपने पटेल का देखा तो आपने कमलेश्वर को लगा दिया, कुशवाहा देखा तो आपने सतना के विधायक को लगा। तो इस तरह की जो रणनीति थी, मुझे लगता है कांग्रेस की रणनीति बेहतर थी, और बीजेपी इसमें थोड़ा सा चूक कर गई। जो आपने शुरू में कहा, यहाँ बीजेपी को प्रबंधन का काम किसी वरिष्ठ और अनुभवी नेता को देना था, उसमें कहीं ना कहीं चूक कर गई। वो नेता जो चुनाव लड़ने में थोड़ा सा माहिर हो, या यूं कहें कि राजनीतिक तिकड़मबाजी को बेहतर तरीके से समझता हो, वो चूक कर गई। और मुझे लगता है कि जो ये नतीजा आया है, ये बीजेपी को जगाने वाला है, कांग्रेस को उत्साह देने वाला है, और ये संकेत है बीजेपी के लिए कि अगर आप इसी तरह की चूक करते रहे तो आने वाले समय में आपको और भी नुकसान हो सकते हैं। संवाद की कुछ कमी जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दूसरी चीज़ है कि बीजेपी में चुनाव लड़ाने वाले नेताओं की कमी नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी पश्चिम बंगाल फर्स्ट, क्या लड़ाई लड़के आए थे वहाँ से, ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। तो सवाल ये है कि इन नेताओं को वहाँ भेजने में क्या कोई समस्या थी? बिल्कुल नहीं थी। अगर भूपेंद्र सिंह जी संभाल लेते दायित्व, अभी तो विधायक का ही, वरिष्ठ विधायक का ही दायित्व संभाल रहे हैं। मनोज, इसी सवाल को मैं आपकी तरफ ले जाता हूँ। भूपेंद्र सिंह होते वहाँ, राकेश सिंह जी गए ही होंगे ये सारे लोग केला, लेकिन एक डेडिकेटेड जिम्मेदारी एक किसी नेता को या 2 नेताओं को कि आप संभालिए यहाँ, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी की जो मनोदशा थी उसको संभालना भी बहुत जरूरी था वहाँ। एक कोई उनका समकालीन नेता ऐसा होता जो ये भी समझाता रहता, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके कार्यकर्ताओं का जो एक विक्षुब्ध समूह था उसको भी समझाता हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वो कमी तो नज़र आई है। आप देखिए कि जिन लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई, मैं उन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन एक अनुभव तो होता ही है। जैसे जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं उनके पास एक लंबा अनुभव है। नरोत्तम जी खुद के पास बहुत अच्छा अनुभव है, जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था। मुझे लगता है उनके साथ यदि कोई व्यक्ति मिल जाता है, क्योंकि जब हम गलियों में पहुंच रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, तो
बीजेपी क्यों उसको नहीं भांप पा रही थी, पर हमें तो बहुत स्पष्ट दिख रहा था कि कुछ तो है और इसको संभालने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक दामोदर यादव की बात है, वो भी दिख रही थी। दामोदर यादव जब अपनी रैली निकालते तो मुझे लगता है बहुत बड़ी रैली थी। हमने एक सवाल और खड़ा किया था दिन में कि संगठन महामंत्री फुल फ्लेज्ड नहीं है। हाँ, अभी अजय जामवाल जी के पास ही तमाम सारे प्रभार हैं। हाँ, मतलब ये मैंने लंबे समय अपने लंबे पत्रकारिता के जीवन में ये पहली बार, जबकि संगठन महामंत्री एक ऐसी, संदीप जी, पितृ छाया होता है बीजेपी के लिए जो इन सारे इश्यूज को एड्रेस करता है, समझता है वो कन्वीनर भी कहाँ संवाद की कमी है, कहाँ क्या कमी जा रही है, किसको भेजना है, किसको निकालना। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, माफ करिएगा, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने खूब मेहनत की, 2-3 सभाएं ली, लोगों से मुलाकातें की, अलग अलग समाजों से मिले, तो जितना वो कर सकते थे वो उन्होंने किया, खंडेलवाल जी ने भी किया। सवाल ये है कि जिनको साधना चाहिए था शायद वहां चूक गए। इसीलिए देखिए आप जिला अध्यक्ष के यदि जैसा मुख्यमंत्री ने कहा मनोज, वो सीट बीजेपी की नहीं थी, बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की सीट, कांग्रेस की सीट थी। आप उस पर कब्जा करने की तैयारी से उतर रहे थे, तो वहां तो आपको डबल मेहनत की जरूरत थी। एक एक किला, एक एक ईंट आपको देखनी और थी। किसकी जगह उतर रहे थे? और ये अकेले मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं है, ये एक टीम का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जैसा सुबह विश्लेषण करता, दोपहर में या शाम को बता भी रहे थे डॉक्टर सत्य प्रकाश कि अहिर यादव वोट को उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ खींचा। एससी का वोट लेने में दामोदर यादव कामयाब हो गए, तो मतलब नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को भी हुआ सर जी। आप सोचिए, बल्कि मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि यदि दामोदर यादव नहीं होते तो फिर ये अंतर क्या और बढ़ जाता। इसको पकड़ने की जरूरत थी। तो 2 चीजें थी, एक तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को नहीं पकड़ पाए क्योंकि जिलाध्यक्ष के बूथ पर ही बीजेपी हारी है, ये बड़ी बात है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर ही बीजेपी हारी, ये बड़ी बात है। व्यापारी हो, आम जनता हो, तो मुझे लगता है उन तक पहुंचने की जरूरत थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र थे वहां पर बीजेपी ने कुछ हद तक काम किया। जब भी लास्ट आपने देखा कि वो अंतर जीत का कम हो गया, फिर भी 2023 से 1700 वोट ज्यादा मिले। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी और मेहनत होती तो फिर रिजल्ट कुछ और होता, जिस पर विचार करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इससे कई बड़े संदेश दिखाई दे रहे हैं जिन्हें बीजेपी बेहतर समझ रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जब एक सरप्राइज एलिमेंट सामने आता है तो उसको भरने की कोशिश होती है। नरोत्तम मिश्रा अगर मैदान में नहीं है तो बार बार ये नारा गुंजाना था कि वो अदृश्य रूप से नहीं है, कमल का फूल ही नरोत्तम मिश्रा है। आशुतोष तिवारी कमल का फूल है, चेहरा नहीं है। जब अलग अलग राज्यों के, अभी हमने बात की एक दिन पहले बीजेपी के एक ऐसे लीडर से जो जिनको कहा जाता है संगठन शिल्पी कार्यकर्ता, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं नारायण पटेल जी, उन्होंने कहा शरद जी हम किसी राज्य में जाते हैं, जब अभी मैं भुज में था, उसके पहले महाराष्ट्र के जावली में था, वहां जब हम गए तो वहां पर जब हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाता है, जब हम निकलते हैं तो हमारे जो भी संगठन के प्रभारी होते हैं वो कहते हैं सारे नंबर संपर्क के डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से। जैसे धुरंधर फिल्म है, डिटेक्टिव एजेंट की तरह, किसी का किसी से कोई संपर्क नहीं है, भूल जाइए। क्या देखिए पार्टी की संरचना है कि आप भूल जाइए, कोई आपको याद नहीं रखना कि विधायक जी को याद दिलाने पहुंच जाएं कि साहब मैं आया था, साहब मैंने बहुत मेहनत की, साहब इतने बूथ लेके आया साहब मैं आपके पास, आप सारे नंबर डिलीट करिए। पटाग्रे जी, यही बड़ा सवाल है कि आखिर जो हुआ निश्चित तौर पर नतीजे हैं और कोई बहुत बड़ा आसमान नहीं गिर पड़ा है। जीत और हार चुनावी राजनीति का हिस्सा है और ये होता है। आज कांग्रेस इसी स्थिति में हो सकती थी, बस इतना फर्क है। और आपके पास जिस तरह का प्रचंड जनादेश है, आपकी सेहत पर, सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं, लेकिन सबक जीत से ज्यादा हार के या असफलता के महत्वपूर्ण होते हैं और आगे उसी पर ध्यान देना। जी, टिप्पणी आपकी। जी द्विवेदी जी, आपका धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं ना ईवीएम पे आरोप लगाना चाहूंगा, ना चुनाव आयोग पे आरोप लगाना चाहूंगा। जो जनादेश हमको मिला है, भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश का सम्मान करती है और जनता का फैसला हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और इस परिणाम को हम लोग विनम्रता से स्वीकार करते हैं। और हम जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे बड़ी कसौटी होता है और आज जो जनादेश हमको मिला है, हम जानते हैं कि वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिला। लेकिन यह भी मैं कहना चाहूंगा कि उपचुनाव और आम चुनाव भी अलग होते हैं और जो आप बात कर रहे हैं कि इससे अभी हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, 164 सीटें लेकर हम लोग इस प्रदेश की जनता का हम लोगों ने जनादेश प्राप्त किया था और उसी के बुते आज हम लोग इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के रास्ते पर लगातार आगे लेकर जा रहे हैं। और जो बात कांग्रेस जिस बात को अभी इतनी बड़ी उपलब्धि मानकर चल रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस की सीट थी, वो अपनी सिर्फ सीट रोकने में कामयाब हुई है। कोई ऐतिहासिक जीत उन लोगों ने हासिल नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं भी मानता हूं कि
जो लोकतंत्र में जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव ही सबसे बड़ी संजीवनी होता है, वही उसको ऑक्सीजन देने का काम करता है। और हर एक चुनाव जितना राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता भी होती है, और हम लोग इस बार वो अपेक्षित जीत हासिल नहीं कर पाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत करी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें लगातार जनता के बीच में पहुंचकर अपना जो शासन की रीति नीति थी, शासन की योजना उनको बताने का काम किया था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं पे चूक हुई है, और एक हार से मैं ये नहीं समझता कि जन समर्थन समाप्त हो जाता है। जैसा अभी हमारे कुछ कांग्रेस के मित्र जो आज जिस तरह से बातें कर रहे थे वो मैं देख रहा था। लेकिन हम लोग तो आत्ममंथन करेंगे। हमारी तो पार्टी ऐसी पार्टी है कि हर बार हार से भी सबक लेती है, और ये तो कई बार जीते भी उम्मीदवारों में कहीं पे अगर बूथ भी अगर हम लोग हारते हैं तो उसमें भी आत्ममंथन और चिंतन करते हैं। तो निश्चित रूप से इस पे भी हम लोग चिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कि क्या कारण है, इसका अवलोकन हम बिल्कुल लोग बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। और आगे निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए, अगली बार हम लोग विजय भी हासिल करेंगे। एक बार 2018 में भी कांग्रेस को कहीं पे ऐसा हुआ था कि कुछ थोड़े से चूक गए थे हम लोग। कांग्रेस सत्ता में आई, 15 महीने में जनता को समझ में आ गया कि चलिए मैं लौटूंगा, वक्त कम है। और दोबारा में हम लोग जब 2023 में आए जी, तो एक अलग तरह से पूरे प्रदेश में एक बड़ी जीत के साथ है जी। और जिस तरह से जीत और हार से परे भी जीवन है, जीत और हार से परे भी जीवन है। और इसीलिए अटल जी को वो पंक्तियां बहुत प्रिय थी कि न क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, जीवन पथ पर जो भी मिला वो भी सही। और ये भी सही, क्या जीवन भर जीत और हार। हाँ, जीवन भर जीत और हार, अरे इसके अलावा भी जीवन है भैया। हिमालय पे बर्फ जमी हुई है, नदियों में बहुत स्वच्छ पानी है, परिवार के साथ चाय पीने का बहुत बढ़िया सुख है, आनंद है, दोस्तों के साथ खिलखिलाने का, वह इसी में लगे साहब। जीत और हार, जीत और हार। जी त्रिपाठी साहब, पहले तो बधाई आपको सभी पूरे पैनल की तरफ से कि उपलब्धि अच्छी रही आपकी, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है। जैसा पंडाग्रे साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे वो, कि आपको संभल कर चलना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हार में अवसाद ना हो और जीत में इतराने ना लगे आदमी कि गजब कर दिया, धूम मचा दी। जी त्रिपाठी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के सारे जागरूक मतदाताओं ने, विशेष रूप से दतिया की जो जनता ने कांग्रेस को विजय दिलाई है, उसके लिए उनका साधुवाद। और ये जीत दतिया की जनता की है और कांग्रेस पार्टी के उन तमाम ईमानदार कार्यकर्ताओं की है जो पूरे ईमानदारी से वहां दतिया में डटे रहे। ये एक्चुअल जो रिजल्ट है ये दो बातों पर हुआ जी। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा तुम दतिया तो ऐसे ही जीत लेंगे, किसी को खड़ा कर देंगे, जिता लाएंगे। और नरोत्तम मिश्रा का टिकट उन्होंने काटा और इस बात से जो है जनता ने उनको जवाब दिया। एक ही नाम गया था त्रिपाठी साहब, दिल्ली का निर्णय है, ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है जी। नहीं, वो निर्णय कहीं का, वो जनता ने जो समझा, मैंने वहां जाकर जो देखा है, ये जनता के दिमाग में रहा कि नरोत्तम की टिकट मोहन यादव जी ने काटी है और उसका फैसला उन्होंने कर दिया। ये चुनाव मोहन यादव और घनश्याम सिंह में था। मोहन यादव का अहंकार के आगे घनश्याम सिंह एक सभ्य, सरल और हमेशा अवेलेबल प्रत्याशी थे। सर समझ ही नहीं आता, एक सामान्य रूप से विश्लेषण के बजाय व्यक्तिपरक विश्लेषण में मेरे को कोई समस्या नहीं है। आप 10 मिनट बोल लीजिए डॉक्टर मोहन यादव पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यक्तिपरक विश्लेषण से आज क्या इसका समय है कि ये इनका अहंकार, इनका अहंकार नहीं, हम बहुत विनम्र। अरे अब आगे का रोड मैप आपका क्या है? दतिया आपने बहुत अच्छी टीम स्पिरिट के साथ जीता है, सब लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। बाकी आप बोलिए, ऐसा मत समझिएगा कि मैं रोक रहा हूं आपको बोलने से मोहन यादव जी पर। नहीं, अमूमन जब मध्यावधि चुनाव, जब बाईपोल होता है तो चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, तो मुख्यमंत्री को इसकी जवाबदारी तो लेनी पड़ेगी। वो आगे का जो रोड मैप है वो इस देश की जेनजी ने तय कर लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को इस देश से अलग करना है और 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अलग करना है। इस प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, चाहे जैन जी हो, चाहे जैन अल्फा हो, सब ने ये डिसाइड किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कोई कार्य नहीं किया है और जिसको 2028 के चुनाव में वो वोट के माध्यम से इनको अलग करके उसका सबक सिखाएगी। तो गुरु आप मेहनत करना न छोड़ दियो भैया कि जैन अल्फा भी तैयार है, जैन जी भी तैयार है, हमें कछु ने करने। मेहनत दो एंड पे कर रहे हैं, शरद भाई भी तैयार कर रहे हैं। एक तो ईमानदार कार्यकर्ताओं को लेके चल रहे हैं
और हमारी पार्टी में भी कुछ जो स्लीपर सेल है उनको भी वॉच करते चल रहे हैं। और ये काम जीतू पटवारी जी ने बहुत अच्छा किया और जो चौधरी जी उन्होंने बहुत अच्छा किया कि स्लीपर सेल को अलग करके चुनाव लड़ा, जीत गए। और कांग्रेस स्लीपर सेल को अलग करके लड़ती रहेगी तो इस देश के कण कण में हर जगह इस देश में देखिए 3 चीजें खत्म नहीं होंगी। 3 चीजें, एक कभी गंगा खत्म नहीं होगी, एक कभी सनातन धर्म खत्म नहीं होगा, तीसरा कांग्रेस खत्म नहीं होगी। ये नोट कर लीजिए। अमित शाह आए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए, अब भाजपा मुक्त देश होते जा रहा है। तो बीजेपी ने भी कहना छोड़ दिया सर, कहाँ कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। अब तो बीजेपी ने भी छोड़ दिया त्रिपाठी साहब, और खूब दीर्घजीवी हो कांग्रेस, हम तो कहते हैं, और दीर्घजीवी हो सुदीर्घजीवी हो बीजेपी, आप दोनों रहेंगे तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। बोल लीजिए योगेश जी जल्दी से, 15 सेकंड है आपके पास, वाइंड अप की तरफ चलूंगा। देखिए कई बार ये जो चुनाव होते हैं, अभी जिस तरह के चुनाव, कई बार चुनाव में हार जीत कई बार लोकल और त्वरित कार्डों पर निर्भर करती है। और जो ये अभी जैन जी की बात करें, जैन अल्फा की बात करें, तो ये सब इन्हीं के भरोसे चल रहे होते हैं। इनको जब कोई एक छोटी सी अगर जीत मिल जाती तो ये मान लेते कि इन्होंने पूरा किला जीत लिया। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के वक्त भी देखा था कि 99 सीटें इनकी आई, 240 बीजेपी की आई। ये ऐसे उत्सव मना रहे थे जैसे ये सीट जीत गए। आप भी व्यक्तिगत आलोचना की तरफ चले गए बिहार में। मैं चाहता हूं कि कभी तो थोड़ा सा इससे अलग भी कोई बात हो जाए। कोई ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की दृष्टि में बहुत खराब हैं, लेकिन कभी कभी एक दिन भूल जाए बीजेपी की कांग्रेस कितनी खराब है, कांग्रेस एक दिन भूल जाए कि उनकी निगाह में बीजेपी कितनी खराब है। अरे आप दोनों लोकतंत्र के पहिए हो भैया, चलो अच्छे से। और प्रेम तो है ही, यहां बैठ के आप भले ही कोसते हो एक दूसरे को, शादी ब्याह में मिलते हो, गले मिलते हो। डॉक्टर हितेश वाजपेयी मेरे साथ है, एक क्विक कमेंट, कंक्लूडिंग कमेंट डॉक्टर वाजपेयी। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, तो मुझे अब समापन की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर जीत के और हार के अपने निहितार्थ हैं, इनके साथ ही आगे बढ़ना है। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो बात हमने पहले कही, कि हार का मतलब ये नहीं है कि हार जो गले में पड़ता है। हमारे एक विद्वान वक्ता हैं प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, वो कहते हैं कि हमें भ्रम हो जाता है हार गले में जब पड़ता है, जबकि उसका नाम है हार। अब आप समझ लीजिए। दुष्यंत कुमार कहते हैं दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की चिड़ी टिकिया सा उड़ गया। भाई सुख दुख में अगर आप बांट लेंगे जीवन को, चुनाव में जीत तो ढोल धमाका, हार हो गई तो उदास होकर बैठ जाइए, ना भैया। कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो जीवन में हारे नहीं हैं। प्रभु श्री कृष्ण को भी हार का सामना करना पड़ा है, रणछोड़ नाम पड़ा इसीलिए उनका। प्रभु श्री राम को कितना कष्ट उठाना पड़ा। तो हार जीत में जो उलझा, उसने जीवन को नर्क बना लिया। एक दार्शनिक दृष्टि जीवन को देखने की हमेशा होनी चाहिए। जीत हार से परे एक जीवन है। आपको अपना शक्ति संचयन करना है तो जीत और हार के विश्लेषण से निकलिए, अपने को सहज करिए, अपनी भिची हुई मुट्ठियां खोल लीजिए, अपने भिचे हुए जबड़े खोल लीजिए, मुस्कुराइए। बीजेपी कांग्रेस से कहे हम मिलेंगे 2028 में, और मित्र अच्छी टक्कर देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए प्राइम मेट्रो।